जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासन। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंग्लो सिख वॉर पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि अंग्रेजों ने दो युद्धों में, ठीक है, सिख एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और उसको फिर किस में मिला लिया था, ब्रिटिश एम्पायर में। उसके पहले हम लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा था, जो कि सुकर चकिया मिसल के थे। धीरे धीरे इन्होंने सारी मिसलों को, जो 12 मिसल थी, सबको हरा करके एकजुट करके एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, कोई भी एम्पायर खड़ा होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी होते हैं जो उनका प्रशासन चलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासन। ठीक। और आज हमारा सिख जो है खत्म हो जाएगा और फिर कल से हमारी क्लास जो स्टार्ट होगी वो होगी यूरोपियंस का अराइवल इंडिया में। जिस तरीके से यूरोपियंस जो हैं, पोर्चुगल हैं, डच हैं, ब्रिटिश हैं, फ्रेंच हैं, ये किस तरीके से भारत में आए। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देखिए, रणजीत सिंह के बारे में बात करें तो रणजीत सिंह ने बहुत सारे युद्ध जीते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक कुशल प्रशासक थे। ठीक है, सेनापति तो साथ में थे ही साथ वो एक कुशल और योग्य प्रशासक भी थे। ठीक है, अब उनकी शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें, स्वरूप की, तो महाराजा रणजीत सिंह का शासन जो रहा वो ऑटोक्रेटिक रहा। ऑटोक्रेटिक मतलब पूरे सिख उसमें ये तय किए जाता था, जो सारी चीजों का डिसीजन कौन लेते थे, महाराजा रणजीत सिंह। अगर हम बात करें महाराजा रणजीत सिंह के पहले, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले अगर हम बात करें सिख धर्मों को, तो सिख धर्मों को चलाने वाले या वो किनके हिसाब से चलते थे, जो 10 सिख गुरु थे उनके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि उसके बाद जब 10वें सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, उनकी डेथ के बाद से गुरुशिप खत्म हो गई थी। तो उसके बाद से वो लोग दल खालस सॉरी उसके बाद से वो लोग जो थे वो गुरु ग्रंथ साहिब, जो आदि ग्रंथ था, उसके हिसाब से सिख धर्म चलने लगा था। और उनका जो उस टाइम पर प्रशासन था, वो पूरा प्रशासन कौन चलाते थे, बंदा बहादुर। ठीक है, फिर बंदा बहादुर की भी डेथ हो गई थी। और बंदा बहादुर की डेथ के बाद, ठीक है, इनमें दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे या दो पॉलिसीज बनाई गई थी, जिसके तहत जो पूरा सिख एम्पायर है, ठीक है, पूरा जो सिख एम्पायर था वो चलता था। इसमें एक जो बनाया गया था वो बनाया गया था सरबते खालसा। ठीक है, और दूसरा था गुरुमत्ता। ये दो पद्धति इस्तेमाल की गई थी, जिसमें सरबते खालसा का मतलब ये था कि साल में 2 बार, ठीक है, सभी जितने भी सिख हैं सब इकट्ठा होंगे एक जगह पर, बैसाखी और दिवाली में। ठीक है, और कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेना है तो वो लेंगे। ठीक है, तो ये पहले तय हुआ। ठीक है, और ये जो जो पूरा डिसीजन हुआ करता था, ये डिसीजन वोटिंग के आधार पर हुआ करता था, जिसको कहते थे गुरुमत्ता। ठीक है, बाद में इसको क्या कर दिया गया था, बाद में इसको चेंज करके, ठीक है, बाद में इसको चेंज करके क्या कर दिया गया था, दल खालसा बना दिया गया था। ठीक है, दल खालसा आपको याद होगा। ठीक है, बाद में इसको क्या बना दिया गया था, दल खालसा। ठीक है, अब दल खालसा बनाने के बाद, ठीक है, अगर हम बात करें दल खालसा बनाने के बाद, अब इसको दल खालसा किसने बनाया था, तो 1748 में कर्पूर सिंह थे। ठीक है, जिन्होंने दल खालसा का संगठन बनाया था। और इसी दल खालसा का 1753 में एक नेतृत्व करने आए थे जस्सा सिंह आहलूवालिया। उन्होंने 12 मिसलों में बांट दिया था। ठीक है, और उसी में से एक मिसल कौन सी थी, सुकर चकिया मिसल, जिस जहां की पैदाइश हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह की। और फिर धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह ने सभी मिसलों को हराया और सभी को क्या कर दिया, एक यूनिफाइड एम्पायर में तब्दील कर दिया। तो एक तरीके से कहा जाए तो पहले जो प्रशासन था सिखों का, वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक था। ठीक है, डेमोक्रेटिक हम इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भाई एक संगठन था, संगठन में वोटिंग के आधार पर कोई डिसीजन लिया जाता था। ठीक है, तो एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था थी थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन जब से रणजीत सिंह पावर में आए, ठीक है, तो उन्होंने एक निरंकुश शासक के रूप में शासन किया। मतलब सारा का सारा डिसीजन जो था वो महाराजा रणजीत सिंह लेते थे। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह एक निरंकुश शासन की स्थापना करी। लेकिन इसके बाद भी, निरंकुश होने के बावजूद भी, रणजीत सिंह का शासन जो रहा वो पूरा लोक कल्याणकारी था। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो रणजीत सिंह भले ही ऑटोक्रेटिक थे, लेकिन वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते थे। क्लियर, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन था महाराजा रणजीत सिंह का। ठीक, तो अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की महाराजा रणजीत सिंह के, तो शुरुआत में अगर हम बात करें राजा रणजीत सिंह के पहले, मैंने आपको बताया कि व्यवस्था जो थी वो थी डेमोक्रेटिक। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बिगिनिंग में बात करें तो सरबते खालसा और गुरुमत्ता सिस्टम आया और उसके बाद फिर दल खालसा। ठीक है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद बात करें तो जब रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल को ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, ठीक है,
तो सिख पावर जो ऑर्गेनाइज हुई तो इन्होंने क्या किया, एक ऑटोक्रेटिक रूल बनाया। लेकिन ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश होने के बावजूद भी ये लोक कल्याण के लिए काम करते रहे। ठीक है, तो रणजीत सिंह का जो था वो एक तरीके से ऑटोक्रेटिक तो था लेकिन लोक कल्याण के लिए। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं इनका प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, देखिए महाराजा रणजीत सिंह का जो सिख एम्पायर था ना, वो 4 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, इसके जो 4 प्रांत थे, ठीक है, इसमें सबसे पहला था कश्मीर। ठीक है, ये मैं आपको प्रोविंस बता रहा हूं, प्रोविंस मतलब प्रांत, उनके स्टेट कौन कौन से हुआ करते थे। तो जो पूरा सिख साम्राज्य था उसमें 4 स्टेट हुआ करते थे। एक था कश्मीर, दूसरा था मुल्तान, ठीक है, तीसरा था पेशावर और चौथा था लाहौर। ये 4 प्रोविंस हुआ करते थे किसके, महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर के। ठीक है, तो आपको 4 प्रांत याद रखना है कि रणजीत सिंह का पूरा साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा था, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। ठीक, अब इन्हीं जो वो थे, क्या कहते हैं, जो प्रोविंसेस हुआ करते थे, इन्हीं प्रोविंसेस के अंडर में आया करते थे परगना। मतलब ये जो प्रोविंसेस हुआ करते थे इन्हीं के अंडर में कौन आते थे, परगना। मतलब एक प्रोविंस में कई सारे परगना हुआ करते थे। ठीक है, और इन्हीं परगनों के अंदर आया करते थे तालुका। ठीक है, इन्हीं परगनों के अंदर में क्या आया करते थे, तालुका आया करते थे, तालुकों। ठीक है, और इन्हीं तालुकों के अंदर आया करते थे ग्राम। ग्राम जिसे विलेज भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ग्राम आया करता था। तो इनका जो प्रांतीय प्रशासन था उसमें प्रांत हुआ करते थे, प्रांत के अंदर में आते थे परगना, और परगना के अंदर में आते थे तालुका, और तालुका के अंदर में आते थे ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से इनका पूरा प्रशासन जो था वो विभक्त था। ठीक है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतने भागों में बटा हुआ था। देखिए सेंटर था, सेंटर के अंडर में 4 स्टेट्स आते थे, 4 प्रोविंस आते थे, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो प्रोविंसेस के एक प्रोविंस के अंडर में कई सारे परगने हुआ करते थे। ठीक, और एक परगने के अंदर में कई सारे तालुका हुआ करते थे, और एक तालुका में कई सारे गांव हुआ करते थे। ठीक है, तो ये पूरा महाराजा रणजीत सिंह का प्रांतीय प्रशासन था। ठीक, ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो हर प्रोविंस का, ठीक है, हर प्रोविंस का एक प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि महाराजा रणजीत सिंह के एम्पायर में 4 प्रोविंस थे। ठीक है, अब हर प्रोविंस का एक प्रमुख हुआ करता था जिसको इनके यहां कहा जाता था नाजिम। ठीक है, तो जो प्रोविंस को हेड करता था वो कौन हुआ करता था, नाजिम। ठीक है, तो नाजिम कौन हुआ करता था, जो प्रोविंस को हेड किया करता था। इसके बाद बात करें तो जो परगने को हेड किया करता था, ठीक है, जो मतलब भाई एक प्रोविंस में कई सारे परगने थे, ठीक है, तो परगने को भी कोई ना कोई हेड किया करता था। तो जो परगने को हेड किया करता था उसको बोलते थे कारदार। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रोविंस को कौन किया करता था, नाजिम, परगने को कौन किया करता था, कारदार, और तालुका को किया करता था तालुकदार। तालुकों को कौन किया करता था, तालुकदार हुआ करता था। ठीक है, अब और यहां पर जो गांव है, ठीक है, ये जो ग्राम है, गांव है, इनको ग्राम पंचायत किया करती थी। इनको लीड कौन किया करता था, ग्राम पंचायत। मतलब यहां पर ग्राम पंचायत हुआ करती थी जो ग्रामों के प्रशासन को देखती थी। ठीक है, तालुकदार कौन हुआ करता था, जो तालुका का हेड हुआ करता था, और परगने का हेड कौन हुआ करता था, कारदार। ठीक है, देखिए कारदार जो यहां पर है ना, और ये जो परगने का जो हेड हुआ करता था, ये सिर्फ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में 2 काम हुआ करते थे, या तो वहां का जो है रेवेन्यू कलेक्ट करे, और दूसरा जो है वो न्यायिक जस्टिस। ठीक है, अब देखिए जो ये जो कारदार हुआ करता था ना, ये दोनों जिम्मेदारियां निभाया करता था। मतलब राजस्व वसूली, मतलब रेवेन्यू को तो कलेक्ट करने का काम इसका था ही, इसके अलावा दीवानी और फौजदारी मामले, मतलब सिविल और क्रिमिनल केसेस भी ये हैंडल किया करता था परगने के अंडर। हालांकि अल्टीमेटली तो महाराजा हुआ करते थे रणजीत सिंह, अल्टीमेट एक तरीके से, लेकिन परगने लेवल पर कौन हैंडल किया करता था ये सारे काम, कारदार किया करता था। ठीक है, आपको समझ में आया। ठीक, तो रणजीत सिंह का जो प्रांत था, ठीक है, पूरा जो पावर एम्पायर था वो कितने प्रशासन में बटा हुआ था, प्रांतों में, 4 प्रांतों में बटा था। हर प्रांत के अंदर में परगना आते थे, परगने के अंदर में तालुका, और तालुका के अंदर में ग्राम। ठीक है, टोटल 4 प्रोविंस हुआ करते थे, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। और जो प्रोविंस का जो हेड हुआ करता था वो हुआ करता था नाजिम, परगने का हेड होता था कारदार,
तालुक का होता था तालुकदार और ग्राम का होता था ग्राम पंचायत। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें इनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो रंजीत सिंह की जो राम महाराजा रणजीत सिंह की जो पूरा एम्पायर था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। प्रोविंस किस में डिवाइडेड थे? परगनाज में। परगनाज किस में थे? तालुक्स में। और तालुक किस में थे? मौजाज या विलेज कहा जाता था इनको। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि रणजीत सिंह के एम्पायर में 4 प्रोविंस थे, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। और जो प्रोविंस का हेड हुआ करता था उसको बोलते थे नाजिम। ठीक है, ये याद रखिएगा, उसको क्या बोला जाता था? नाजिम बोला जाता था। इसके अलावा बात करें परगने का जो हेड हुआ करता था उसको कारदार बोलते थे, और जो तालुक का हेड हुआ करता था उसे तालुकदार बोलते थे। और इसके अलावा बात करें तो करदार जो हुआ करता था वो सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों देखा करता था और रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम किया करता था परगने में। ठीक है, तो कारदार का काम ये दोनों हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे वो किसके थ्रू संभाला जाता था? ग्राम पंचायत के थ्रू। ठीक है, तो ये महाराजा रणजीत सिंह का प्रांतीय प्रशासन था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आया आपको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? अब हम देखते हैं इनका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम न्याय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, न्याय व्यवस्था की, तो इनकी जो न्याय व्यवस्था थी, देखिए आज की डेट में जैसे हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो लिखित है। लिखित मतलब हमारे यहाँ जो भी सजा मिलती है उसका प्रावधान कहीं ना कहीं लिखा है आईपीसी सीआरपीसी में। ठीक है, तो उसी के प्रावधान के तहत आपको सजा मिलती है। लेकिन इनके टाइम पर क्या था? न्याय व्यवस्था कहीं पर भी लिखित नहीं थी, मतलब किस तरीके से क्या दिया जाएगा ये कोई लिखित नहीं था। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने न्याय का आधार परंपराएं रखी थी, मतलब हर किसी को उनकी परंपरा के हिसाब से सजा दी जाती थी। ठीक है, और अधिकतर जो मुकदमे हुआ करते थे वो पंचायत लेवल पर ही सॉल्व कर लिए जाते थे, मतलब जो ग्राम लेवल पर जो मुकदमे हुआ करते थे, गांव में छोटी मोटी लड़ाई हो गई, अब छोटी मोटे मैटर्स के लिए तो महाराजा रणजीत सिंह के पास जाएंगे नहीं, तो वहां पर वही ग्राम पंचायत हुआ करती थी और उसको जो है वही मैटर्स को सॉल्व किया कर देती थी। इसके अलावा बात करें तो राज्य की जो सर्वोच्च अदालत थी, ठीक है, जो सर्वोच्च अदालत थी मतलब एक तरीके से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इनके समय में जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी वो हुआ करती थी अदालत उल ओला। अदालत उल ओला। ठीक है, तो इनके समय में जो सुप्रीम न्यायालय हुआ करता था वो हुआ करता था अदालत उल ओला कहा जाता था, जिसका मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में। ठीक है, और रणजीत सिंह इसके मुख्य न्यायाधीश थे। मतलब इनके यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था वो हुआ करता था अदालत उल ओला। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ हुआ करता था? लाहौर में हुआ करता था। और इसकी जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे वो खुद ही महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें तो दंड जो हुआ करता था इनके समय में भी काफी कठोर हुआ करता था, मतलब जिसने देशद्रोह किया है या जिसने वो सारी चीजें, मतलब ये दंड उनके आधार पर हुआ करता था कि क्राइम कितना सीरियस है। ठीक है, तो हाथ पांव काट देना, अंग भंग कर देना, तो ये सारी चीजें इनके में थी। ठीक है, तो इनकी न्याय व्यवस्था आपको समझ में आई। ठीक, न्याय व्यवस्था सबसे पहली बात तो कि लिखित नहीं थी। ठीक है, जस्टिस जो होता था वो ट्रेडिशन के आधार पर होता था, और ज्यादातर केसेस को कौन डिसाइड कर लिया करता था? पंचायत। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनकी जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी वो हुआ करती थी अदालत उल ओला। ठीक है, अदालत उल ओला इनकी सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ हुआ करता था? लाहौर में। और रणजीत सिंह इसके क्या हुआ करते थे? चीफ जस्टिस हुआ करते थे। इसके अलावा बात करें तो जो पीनल कोड हुआ करता था वो काफी ज्यादा हार्श होता था। पनिशमेंट जो है वो म्यूटिशन वॉज ऑफन गिवन, मतलब अंग भंग कर देना। ठीक है, इसके अलावा फाइन भी जो है वो सिंपल पनिशमेंट के रूप में, मतलब जो है दिया जाता था, अर्थदंड। ठीक है, तो ये थी इनकी जो न्याय व्यवस्था। ठीक है, न्यायिक प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे बाकी राज्यों में, ठीक है, जैसे बाकी एम्पायर्स में जो लैंड टैक्स हुआ करता था वही सबसे बड़ा टैक्स हुआ करता था, इनके में भी भू राजस्व जो हुआ करता था वो सबसे मुख्य स्रोत हुआ करता था। मतलब महाराजा रणजीत सिंह का जो एम्पायर था, सिख एम्पायर, इनमें भी जो जमीन पर जो कर लिया जाता था लैंड टैक्स, वही सुप्रीम हुआ करता था, सबसे बड़ा टैक्स वही हुआ करता था। इनका जो टैक्स था वो कुल पैदावार का 2/5 से लेकर के 1/3 तक, 2/5 से लेकर के 1/3 तक। ठीक है,
ये कुल उत्पादन का टैक्स के रूप में लिया जाता था। मतलब जितनी भी उपज होगी उसका 2/5 से लेकर के 1/3। अब ये डिपेंड करता था कि किसका 2/5 या किसका 1/3 रहेगा। ये उस पर डिपेंड करता था कि उसके जमीन की क्वालिटी कैसी थी, उपजाऊ कैसी थी। अगर ज्यादा उपजाऊ होगी, ज्यादा उससे कमाई होगी तो ज्यादा टैक्स लगेगा। अगर कम कमाई होगी तो कम टैक्स लगेगा। तो ये इस चीज पर डिपेंड करता था कि लैंड की क्वालिटी कैसी है। अगर उपजाऊ जमीन है तो जाहिर सी बात है उसमें टैक्स ज्यादा लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम, मैंने आपको बताया था कि इनके जो प्रोविंस थे वो किसमें बटे हुए थे, परगना में। और परगना को हेड करने वाला कौन था, कारदार। कारदार में मैंने आपको बताया था कि उसका काम रेवेन्यू कलेक्शन भी हुआ करता था। तो ये जितना भी भू राजस्व को वसूलने के लिए, ठीक है, जो हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, मुख्य कारदार। तो कारदार ही अपने पूरे तालुका और गांव से मिलाकर के पूरा व्यय जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया करता था। और इसमें इस कारदार को साथ देने के लिए पटवारी भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, मतलब इनके समय में भी पटवारी हुआ करते थे, जिनका काम था कारदार की मदद करना। कारदार, क्योंकि कारदार के ऊपर सारा बोझ रहता था कि भाई पूरा रेवेन्यू आपको कलेक्ट करके ऊपर भिजवाना है। ठीक है, तो कारदार के भू राजस्व कराने की जिम्मेदारी थी। ठीक है, और इसके लिए अगर हम बात करें तो कारदार को सिर्फ और सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि भू राजस्व का 5% कमीशन के रूप में भी मिलता था। मतलब कि जो भी भू राजस्व जो कलेक्ट करके, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके लाया जाता था, उसका 5% कमीशन जो है वो कारदार को दिया जाता था। उसको वेतन तो दिया ही जाता था, लेकिन उसके अलावा 5% कमीशन दिया जाता था। क्लियर। इसके अलावा बात करें तो जो गांव थे, ठीक है, ग्रामों में अगर हम बात करें तो वहां पर भू राजस्व कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी हुआ करती थी, जमींदार किया करते थे। मतलब किसानों में भी क्या हुआ करते थे, वहां पर भी जमींदार हुआ करते थे, जिनका काम होता था भू राजस्व को कलेक्ट करना। ठीक है, और इसके अलावा इसके बाद फिर भू राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कर देना। ठीक। अब देखिए भू राजस्व तो इनके यहाँ टैक्स सिस्टम था ही। इसके साथ साथ इनके यहाँ जो बॉर्डर पर जो टैक्स लगते थे, सीमा शुल्क जिसको हम कहते हैं, आज की डेट में हम जिसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा सीमा शुल्क के साथ साथ इनके यहाँ व्यवसायिक कर भी लगाया जाता था। ठीक है, आबकारी कर भी लगाया जाता था। ये सारे टैक्सेस जो है इनके यहाँ लगाए जाते थे, बट मेनली जो टैक्स हुआ करता था वो लैंड टैक्स हुआ करता था। समझ में आया आपको। ठीक, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, रेवेन्यू सिस्टम, इसमें मेन सोर्स ऑफ इनकम स्टेट की क्या थी, लैंड रेवेन्यू। और टोटल लैंड रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया जाता था किसानों से, 2/5 से लेके 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। इसके अलावा बात करें तो जो कानूनगाज और पटवारी, ठीक है, कानूनगाज और पटवारी जो हुआ करते थे इनको अपॉइंट किया गया था ताकि कारदार को असिस्ट कर सके इन कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू इन दी परगनास। परगने का हेड कौन हुआ करता था, कारदार। अब कारदार वसूलता था तो वसूलने में उनकी हेल्प करने के लिए कौन हुआ करते थे, कानूनगाज और पटवारी। और इन लोगों को सैलरी के अतिरिक्त 5% कमीशन दिया जाता था लैंड रेवेन्यू में। ठीक, इसके अलावा बात करें तो लैंड रेवेन्यू जो है इनका, लैंड रेवेन्यू के साथ साथ क्या हुआ करता था, कस्टम्स ड्यूटीज, एक्साइज और प्रोफेशनल टैक्स भी ये लिया करते थे। ये भी अदर सोर्स ऑफ क्या था, इनकम था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है शायद, जमींदारी वाला। ठीक है, गांव की जो जमींदारी हुआ करती थी। ठीक है, तो भू राजस्व जो वसूलने का कार्य किया करते थे वो जमींदार किया करते थे गांव में। जैसे परगने में करदार किया करते थे, वैसे ही गांव में कौन किया करते थे, जमींदार। क्लियर है। ठीक, तो ये थी इनकी रेवेन्यू सिस्टम। ठीक, आई होप कि यहाँ पॉइंट दिया हुआ। यस, द जमींदार यूज टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स इन द विलेज। दे यूज टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू एंड डिपॉजिट इट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। मतलब सरकारी खजाने में ये क्या कर दिया करते थे, जमा कर दिया। ठीक, अब इसके बाद जो आखिरी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य व्यवस्था। देखिए सैन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह का पूरा एम्पायर उनकी सेना के दम पे ही था। ठीक है, देखिए ज्यादातर एम्पायर उस टाइम पर सेना के ही दम पे हुआ करते थे, तो सेना उनकी प्रमुख हुआ करती थी। तो ऐसे ही रणजीत सिंह ने सेना के बल पर ही सिख साम्राज्य की स्थापना करी थी। अगर आप देखें तो महाराजा रणजीत सिंह ने 12 मिसलों को हराया था, और सबको हराया किसके दम पर, सेना के दम पर हराया। तो सेना के बल पर ही उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना करी थी। इसीलिए सैनिक व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जाता था। देखिए कोई भी एम्पायर हो, हमने अभी तक जितने भी एम्पायर पढ़े, सब ने अपनी सैन्य व्यवस्था पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। हमने मराठा पढ़ा, मराठाओं का भी आधार क्या था, सैन्य, सैन्य ताकत थी उनकी।
जिसके कारण मराठा एम्पायर बना था। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह की भी जो सिख सिख साम्राज्य था वो किसके दम पर बना था? सेना के बल पर। और इसी कारण से सेना को जो था, सेना की व्यवस्था जो थी, उस पर विशेष ध्यान दिया गया। अब इनकी महाराजा रणजीत सिंह की जो सेना थी, इसके दो भाग में बटा हुई थी। इनकी सेना जो थी वो दो भाग में बटी हुई थी। एक हुआ करती थी फौजे खास, ठीक है, एक इनकी सेना हुआ करती थी फौज ए खास, ठीक है, और दूसरी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी फौज ए बकवायद। ठीक, एक हुआ करती थी फौज ए खास और दूसरी हुआ करती थी फौज ए बेकवायद। ठीक है, तो बेकवायद। ठीक है, अब अगर हम फौज ए खास की बात करें, ठीक है, तो ये इनकी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, मतलब इनकी स्थायी सेना हुआ करती थी। ठीक है, और अगर हम फौजे बायत की बात करें तो ये इनकी अस्थायी सेना हुआ करती थी। ठीक है, मतलब इनका जो यूज किया जाता था वो उस टाइम पर किया जाता था जब युद्ध की नौबत आ गई। वैसे अगर हम परमानेंट आर्मी की बात करें तो परमानेंट आर्मी कौन हुआ करती थी? इनकी स्थायी सेना कौन थी? फौजे खास। ठीक है, और इनकी ये जो फौजे खास थी ये भी तीन भाग में बटी हुई थी। ठीक है, एक इनकी सेना हुआ करती थी जो कैवलरी हुआ करती थी, घुड़सवार। दूसरी इनकी सेना हुआ करती थी पैदल सेना, फुट सोल्जर्स। और तीसरी जो हुआ करती थी, जो इनका सबसे बड़ा हथियार सिखों के लिए भी हुआ करता था, वो होती थी इनकी आर्टिलरी। ठीक है, जिसको हम तोप खाना कहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो मुख्य सेना थी, ठीक है, मतलब जो फौजें खास थी, ठीक है, ये तीन भाग में बटी हुई थी। सबसे पहला था कैवेलरी, घुड़सवार सेना, जिसको अश्वरोही सेना भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी हुआ करती थी फुट सोल्जर्स, जो पैदल सैनिक हुआ करते थे। और इसके अलावा इनका तोप खाना हुआ करता था, जिसको आर्टिलरी कहा जाता है। ठीक है, और इन तीनों सेनाओं का जो भी प्रशिक्षण हुआ करता था वो महाराजा रणजीत सिंह ने यूरोपियंस के हाथ में दिया हुआ था। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह उस टाइम पर समझ गए थे कि यूरोपीय लोगों जो थे उनकी पास एडवांस टेक्निक थी लड़ने की। अंग्रेजों से उन्होंने सीख लिया था कि भाई जो यूरोपियंस थे उनके पास एडवांस टेक्निक थी लड़ने की। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी तीनों सेनाओं के प्रशिक्षण के लिए जो नियुक्त किए गए थे वो यूरोपीय नियुक्त किए गए थे। अब देखिए, अलग अलग सेना के लिए अलग अलग यूरोपीय यूनिट किया गया था। अगर हम बात करें कैवेलरी की, ठीक है, तो कैवेलरी को ट्रेनिंग देने के लिए या उनका प्रशिक्षण करने के लिए जिनको अपॉइंट किया गया था वो थे एलार्ड। ठीक है, तो एलार्ड नाम याद रखिएगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। एलार्ड हुआ करते थे वो अश्वरोही सेना के लिए हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी जो पैदल सेना या फुट सोल्जर्स हुआ करते थे उनके लिए हुआ करते थे बतुरा, बतुनरा। ठीक है, बतुनरा। ठीक है, तो बतुनरा हुआ करते थे इनकी पैदल सेना के लिए। ठीक है, और जो इनकी तोप खाना या आर्टिलरी की अगर हम बात करें तो उनको जो लीड किया करते थे या उनका जो प्रशिक्षण देते थे वो देते थे कोर्ट ऑफ गार्डनर, कोर्ट ऑफ गार्डनर। ठीक, तो देखिए, रणजीत सिंह की सेना दो मेन भागों में विभाजित थी। एक थी फौजे खास, दूसरी थी फौजे बकव्यात। ठीक, फौजे खास की अगर हम बात करें तो ये महाराजा रणजीत सिंह की स्थायी सेना थी और इसको तीन भाग में बांटा हुआ था। एक थी कैवेलरी, घुड़सवारी वाली। दूसरी हुआ करती थी फुट सोल्जर्स, पैदल सैनिक। और तीसरा हुआ करता था आर्टिलरी, तोपखाना। ठीक है, तो ये तीन भाग में बटा हुआ था और तीनों भागों के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने यूरोपियंस को नियुक्त किया हुआ था। जिसमें अगर हम बात करें तो जो इनकी अश्वरोही थी उसको एलार्ड, पैदल सेना जो थी उसको बतुरा, और तीसरी जो तोप खाना था वो था कोर्ट ऑफ गार्डनर, कोर्ट एंड गार्डनर। ठीक है, और दूसरी जो सेना हुआ करती थी फौज ए बकवाद, ये अस्थायी सेना हुआ करती थी। इसमें भी दो भाग हुआ करते थे। ठीक है, एक हुआ करता था गुड़ चढ़ा खास। एक कौन हुआ करते थे? गुड़ चढ़ा खास। ठीक है, गुड़ चढ़ा खास का मतलब कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको क्या होना था, सेना में शामिल हुआ होना था। वो क्या करते थे, अपने अस्त्र शस्त्र और अपने घोड़े स्वयं लाया करते थे। ठीक है, तो ये जो घुड़ चढ़ा खास हुआ करते थे ये सब किसके बता रहा हूं मैं? फौजे बकवायाद, जो अस्थायी सेना थी। इसको भी दो भाग में बांटा हुआ था। एक था गुड़ चढ़ा। गुड़ चढ़ा का मतलब ये हुआ करता था, गुड़ चढ़ा खास का मतलब इसमें लोग अपनी मर्जी से घोड़े और अस्त्र शस्त्र ला करके सेना में ज्वाइन होते।
ठीक है, मतलब उनका कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता था, वो अपनी मर्जी से ज्वाइन होते थे। इसके अलावा इनकी एक जो मिसलदार इनके हुआ करते, देखिए मैंने आपको बताया था महाराजा रणजीत सिंह ने 12 मिसलों को जीता था, ठीक है, और हर मिसलदार की अपनी एक सेना हुआ करती थी। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, जितने भी मिसलदार थे, ठीक है, उनको भी क्या कर लिया था, अपनी सेना में शामिल कर लिया था, और उनकी भी अपनी सेना थी, उनकी भी क्या थी, अपनी सेना थी। तो जितनी भी मिसलदार सेना हुआ करती थी, ठीक है, ये उन राजाओं की सेना हुआ करती थी जिनको महाराजा रणजीत सिंह ने जीता था। मैंने आपको बताया कि पूरा सिख साम्राज्य किसमें बटा हुआ था, 12 मिसलों में बटा हुआ था, और हर मिसल की अपनी सेना थी। ठीक है, तो जब महाराजा रणजीत सिंह ने जीता तो जाहिर सी बात है वो मिसल इनके अंडर में आ गई, तो वो भी इनकी सेना का पार्ट हो गई। ठीक, तो इनकी सेना का पूरा आपको समझ में आया। ठीक, ठीक, तो इनकी पूरी जो सेना थी अगर हम बात करें, तो इनकी जो रणजीत सिंह की जो पूरा सिख एम्पायर था वो किसके दम पर था, आर्मी की ताकत के दम पर। इसीलिए इनके लिए मिलिट्री अरेंजमेंट में इन्होंने बहुत स्पेशल अटेंशन दिया था। इसके अलावा बात करें तो राजा रणजीत सिंह की आर्मी जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फौजे खास और दूसरा था फौजे बेकवाद। ठीक है, फौजे खास की अगर हम बात करें तो ये एक परमानेंट आर्मी हुआ करती थी, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, कैवेलरी, इन्फेंट्री और आर्टिलरी। ठीक है, कैवेलरी मतलब घुड़सवार, इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर्स पैदल सेना, और आर्टिलरी मतलब तोपखाना। अब महाराजा ने अपॉइंट किया था तीनों यूरोपियंस को ट्रेनिंग के लिए फॉर ऑल दीज थ्री फोर्सेस, जिसमें एक हुआ करते थे अलार्ड जिनको कैवेलरी, बटनुरा जिनको इन्फेंट्री, और कोट एंड गार्डनर ये किसके लिए थे, आर्टिलरी के लिए थे। ठीक है, ये हुआ करती थी फौजे खास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे हुआ करती थी फौजे बेकवाद, इसमें ये टेम्परेरी आर्मी हुआ करती थी। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, घुड़चढ़ा खास, इसका मतलब कि इसमें कोई व्यक्ति अगर खुद से घड़े या वेपन्स लेकर के आता है तो उनको घुड़चढ़ा खास में रखा जाता था, और मिसलदार जो इन्होंने मिसलदार जीते थे उनकी आर्मी हुआ करती थी। ठीक है, अब अगर हम राजा रणजीत सिंह की बात करें तो रणजीत सिंह ने ज्यादा एम्फेसाइज किसको दिया था, कैवेलरी को, नहीं सॉरी, रणजीत सिंह के पहले जो सेना हुआ करती थी उन्होंने ज्यादातर किसका ध्यान दिया था, अपना कैवेलरी का, मतलब घुड़सवार का। लेकिन रणजीत सिंह ने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया इन्फेंट्री और आर्टिलरी में। ठीक है, क्योंकि वो समझ गए थे कि जो तोप है, ठीक है, तोप खाना जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी युद्ध में। तो रणजीत सिंह ने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया वो दिया अपने तोप खाने को, आर्टिलरी को, और इसीलिए इन्होंने एक ऑफिसर भी अपॉइंट किया रणजीत सिंह ने, दरोगा ए तोप खाना, ये ऑफिसर अपॉइंट किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि आर्टिलरी पर कितना विशेष ध्यान दिया था महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, तो तोप खाना जो हुआ करता था इनका वो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था, और तोप खाना के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, दरोगा ए तोप खाना। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इनकी जो आर्टिलरी थी वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला था आर्टिलरी ए जिंसी, इसका मतलब था यहाँ पर मीडियम और हैवी साइज की तोपें हुआ करती थी, मतलब जो मध्यम और भारी तोपें जो हुआ करती थी उनको कहा जाता था तोप खाना ए जिंसी। ठीक है, अब जो छोटी तोपें हुआ करती थी उनको बोला जाता था आर्टिलरी ए अस्पी, दीज आर लाइट कैनन्स। ठीक है, मतलब जो लाइट कैनन्स थे वो अस्पी हुआ करते थे, और जिंसी कौन हुआ करते थे, मध्य और भारी तोपें। ठीक है, इसके अलावा हुआ करता था जम्बूर खाना। ठीक है, जम्बूर खाना मतलब वो जगह थी जहां पर ये सारी तोपें क्या हुआ करती थी, रखी जाती थी। ठीक है, जहां पर ये सारी तोपें जो थी वो रखी जाती थी। क्लियर, तो ये महाराजा रणजीत सिंह का पूरा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पर आकर के हमारा सिख साम्राज्य कंप्लीट होता है। ठीक है, कल से हम लोग जो पढ़ेंगे वो करेंगे यूरोपियंस किस तरीके से एंटर किए। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कारण, किन कारण से यूरोपियंस को नया रास्ता अपनाना पड़ा भारत में आने के लिए, और फिर हम पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच इन सब का देखेंगे कि ये लोग किस तरीके से भारत में एंटर किए। ठीक है, और ठीक है उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।